सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 36वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग बहुत सक्सेसफुल तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से और हंसते खेलते हुए इस पाठशाला के कार्यक्रम को 90 दिन का ये जो कंप्लीट पैकेज है इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिजनेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग सुबह सुबह उठकर आरसीएम पाठशाला के अंदर इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम लोग फिर से कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात करते हैं। रूल नंबर 4 है आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये नियम बहुत काम आता है। ये जो तत्व है, ये जो कंटेंट है, ये सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अगर महत्व है तो वो इस चीज़ का महत्व है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कभी भी आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें। कभी भी का मतलब मैंने जैसे आपसे बताया था कि रोज़ाना का मतलब रोज़ाना ही होता है। 2, 4, 5 दिन के बाद या कभी मूड होता है तब उसका मतलब रोज़ाना नहीं होता। रोज़ाना प्लान दिखाने का मतलब है रोज़ाना प्लान दिखाना। बारिश हो तब भी प्लान दिखाना, आपका मूड ठीक नहीं है तब भी प्लान दिखाना, आपके पास समय नहीं है तब भी प्लान दिखाना, आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई हुई है तब भी प्लान दिखाना, और आप जिस भी स्थिति में हैं, आप हवाई जहाज़ में हैं वहाँ भी प्लान दिखाना, आप ट्रेन में हैं तब भी प्लान दिखाना। तो रोज़ाना का मतलब जैसे रोज़ाना होता है, ठीक इसी तरह से इस नियम नंबर 4 में कभी भी आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें के अंदर जो कभी भी है, उस कभी भी का मतलब कभी भी, नेवर एवर एवर, नेवर एवर एवर, नेवर नेवर ऐसे बोल सकते हैं, नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? देखिए, लोक व्यवहार एक पुस्तक है, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। वो तकरीबन पूरी की पूरी जो किताब है वो इसी नियम के ऊपर आधारित है। ये पुस्तक आप सब लोगों के पास ज़रूर होगी। मैं पहले भी इस पुस्तक को रेकमेंड कर चुका हूँ। इसको ज़रूर खरीदें और इसको पढ़ें। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो टाइटल है वो ये है कि अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खियों के छत्ते पर लात ना मारें। दोबारा से सुने, अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खियों के छत्ते पर लात ना मारें। सतीश पंडित जी कहते थे कि इस बिज़नेस के अंदर यदि हमें कामयाबी चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, यदि हम चाहते हैं कि हम इस बिज़नेस में टिके रहें और कामयाब हो जाएं, तो इस पुस्तक के बिना ये संभव नहीं है साहब। लोक व्यवहार वो पुस्तक है जिसको पढ़े बिना यदि कोई व्यक्ति आरसीएम बिजनेस करना चाहता है, आरसीएम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो ये ठीक उसी तरह से है कि हमने जाना तो दिल्ली था लेकिन हमारा मुंह, हमारी गाड़ी का मुंह अमृतसर की तरफ है। मैं यहाँ चंडीगढ़ से निकलता हूँ, मेरी गाड़ी को मैं अमृतसर की तरफ जाने वाले रोड की तरफ दौड़ाता हूँ, तो दिल्ली कैसे पहुँच पाऊँगा? ये बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। बिना इस पुस्तक के अध्ययन के और इस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद अपने आचार और व्यवहार के अंदर समाहित किए बिना ये असंभव है कि एक आदमी किसी बड़ी पिन पर पहुंच जाए। देखिए, बिगिनर, ईगल, स्टार्टर, रॉयल्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ तक एक आदमी पहुँच सकता है, लेकिन उससे आगे का जो रास्ता है वो इस पुस्तक के बिना संभव ही नहीं है। बहुत से लोग अक्सर बिजनेस खड़ा तो करते हैं, लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं, टीम भी बना लेते हैं, लेकिन उस टीम से काम कैसे करवाना है, अब वो लोग काम क्यों नहीं करते उसे पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये सारे के सारे सिद्धांत तो लोक व्यवहार के अंदर लिखे हुए हैं। लोक व्यवहार के नियमों का अगर हम पालन करेंगे, लोगों की आलोचना नहीं करेंगे, उनकी बातों का खंडन नहीं करेंगे, उनके साथ उनकी शिकायतें नहीं करेंगे, तो ही लोग काम करने वाले हैं। तो भाई ये बात ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिए कि अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खियों के छत्ते पर लात ना मारें।
शहद इकट्ठा करना क्या है? आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको इस बिजनेस में टेक्निकल जाना है, यानी कि 10 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, और उसके बाद स्टार पर्ल जाना है, 20 लाख का बिजनेस चाहिए, उसके बाद एमरल्ड जाना है, 40-50 लाख का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। ये शहद इकट्ठा करना है। ये शहद अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खियों के छत्ते पर लात ना मारे। मधुमक्खियाँ कौन है? हम और हमारी सारी की सारी जो टीमें हैं वो मधुमक्खियों का एक छत्ता है। हम क्या है? मधुमक्खियाँ। और हमारी टीम सब मिल के क्या बन जाता है? एक छत्ता बन जाता है। हम सब लोग एक टीम हैं, और उस टीम को यदि हम आलोचना करते हैं तो आलोचना का सीधा सा मतलब है कि हम उस छत्ते को लात मार रहे हैं। लात नहीं मारनी, क्योंकि छत्ते को अगर लात मार दी तो वो छत्ता ही टूट जाएगा, फिर शहद कहाँ से इकट्ठा करेंगे? सिंपल, बहुत सरल बात है कि अगर शहद इकट्ठा करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो जो मधुमक्खियाँ हैं उनका एक छत्ता है, उस पर लात नहीं मारनी है। चलिए धीरे धीरे करके हम इस बात को समझते हैं कि आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए, आलोचना का क्या नुकसान होता है और आलोचना होती क्या है। आलोचना एक्चुअली किसी व्यक्ति के किसी बात से डिसएग्री होना। आलोचना को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि आलोचना क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कोई एक विचार है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे काम करता है और हम उस बात से असहमत होना, किसी बात से असहमत होना ही आलोचना है। आलोचना और कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़, हर जगह आप देखेंगे हर व्यक्ति का दिमाग अलग है, कोई भी चीज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं है। भारत के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉरल्स जो हैं वो कुछ और तरह के हैं। जैसे कि भारत के अंदर शराब पीना अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन आप इंग्लैंड में जाएंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जो है बचपन से ही मैंने सुना है कि वहाँ पे बच्चे जब पैदा होते हैं उनको शराब से नहलाया जाता है। वहाँ पे इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि ये लोग इस तरह के काम में एग्री नहीं है। तो हर जगह हर परिस्थिति के अंदर हर आदमी के स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो आलोचना हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? आलोचना क्या है? हम किसी चीज़ से असहमति जता रहे हैं। और सतीश पंडित जी कहते थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब तक हम 360 कोणों से ना देख लें, उसके बारे में ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या सही है या नहीं है। तो जब हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, हमें पता ही नहीं है कि सही है कि नहीं है, तो फिर आलोचना करके फ़ायदा क्या है? क्यों हम आलोचना करें? क्या मिलेगा उस आलोचना करने से? क्यों न हम उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति ऐसा बोलता है तो क्यों बोलता है। तो आलोचना का जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि आलोचना से कभी भी कोई नहीं सुधरता, कभी भी कोई नहीं सुधरता। ये बात मैं अपने बिजनेस के पिछले 7 साल के अनुभव से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज तक मैंने भी बहुत सारी आलोचनाएं की हैं, क्योंकि पहले शुरू में आदमी को पता नहीं होता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज तक पिछले 7 साल के कैरियर से मैं एक निचोड़ आपको दे सकता हूँ कि आलोचना करने से कभी भी कोई नहीं सुधरता। हमें बहुत सारी शिकायतें हैं, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, कंपनी से, इस पिकअप सेंटर से, उससे। कभी भी उनकी आलोचना करने से बहुत मन में खुजली होती है, दिमाग में होता है कि मैं जो है ना, ये बात तो मुझे कहनी ही चाहिए। डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है और वो आपको लगता है कि वो रोज़ाना प्लान नहीं दिखा रहा है, तो मन करता है कि उसको बैठ के उसको आलोचना करें कि यार तू अगर जो है प्लान नहीं दिखाएगा तो तू फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आलोचना है। उसके बजाय उसको प्लान क्यों दिखाना चाहिए, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर इस बारे में बात करेंगे तो शायद बात बन सकती है। अदरवाइज़ ये कह के कि तुम्हें अगर ऐसा नहीं करोगे तुम निकम्मे हो, तो कुछ नहीं हो सकता साहब। कभी भी परिणाम आया ही नहीं। आलोचना करने से कभी कोई नहीं सुधरता, ये बात गांठ बांध लीजिए। आप चाहे जिस मर्जी की आलोचना करें, आप कितने मर्जी सही हों, मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सही हैं, 100% सही हैं, और आपका हक बनता है कि आप उस सामने वाले को सही सच्चाई बताएं, आलोचना करें। लेकिन क्या आपका हक अब्राहम लिंकन से भी ज़्यादा बनता है? अब्राहम लिंकन की एक स्टोरी जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अब्राहम लिंकन एक बार जब उनके देश में गृह युद्ध चल रहा था और दूसरे
दूसरी जो सेनाएं थी वो सेनाएं हावी होती जा रही थी। ये घटना इसमें मेंशन है। जब एक पर्टिकुलर मोर्चे के ऊपर दूसरी अपोजिट पार्टी की सेनाएं हावी होती जा रही थी, तो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उन लोगों ने, सामने वाली सेना ने एक नदी को पार कर लिया और इधर की तरफ आ गए। इस तरफ जो है अब्राहम लिंकन के बहुत मजबूत जो है सिपह सलार थे, उनको अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिया कि अब आपके पास समय है कि आप तेज़ी से इनके ऊपर हमला करें, क्योंकि इनके पास पीछे से जब तक सपोर्ट आएगी तब तक हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हम इनको काबू कर चुके होंगे। और ये मैसेज तुरंत जो है उस सिपह सलार, उस कमांडर के पास पहुंचाया गया। लेकिन उस कमांडर ने ठीक इसके विपरीत किया। उसने उनके ऊपर, सामने वाली फौज के ऊपर हमला नहीं किया और उन्हें बचकर जाने दिया। वो बचकर निकल गए। वो नदी जिसको वो पार करके आए थे, जिसमें बाढ़ आई हुई थी, उसका पानी नीचे उतर गया और वो लोग वापस अपनी जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब अब्राहम लिंकन को पता चला कि इतना बेहतरीन मौका मेरे कमांडर ने खो दिया है, तो अब्राहम लिंकन गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने सर पीट लिया। उन्होंने उस कमांडर को बुलवा के उसको बर्खास्त कर दिया, उसका कोर्ट मार्शल करवा दिया। ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को गौर किया कि क्या मैं अगर उस जगह पे होता, यदि मैं उस जगह के ऊपर पिछले महीनों से खून खराबा और रक्तपात देख रहा होता, क्या उस स्थिति में, क्या उस मनस्थिति में मैं ऐसा कदम उठाने के लायक होता? उन्होंने पाया कि शायद मैं भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाता। माय डियर फ्रेंड्स, आप सही हैं। इससे बेहतरीन मौका अब्राहम लिंकन के पास नहीं हो सकता था कि वो अपने उस कमांडर की बुलाकर उसकी आलोचना करें। न केवल आलोचना करें, उसकी फीत उतार दें, उसको नौकरी से निकाल दें, उसको जेल में डाल दें, क्योंकि पूरा का पूरा देश जो है उस वक्त उस सिचुएशन से लड़ रहा था और एक बहुत बड़ा मौका उसके कमांडर ने खो दिया था। लेकिन अब्राहम लिंकन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने उस बात को वहीं पे दफन कर दिया और उस कमांडर को कुछ भी नहीं कहा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ उन्होंने एक पत्र भी लिखा उस कमांडर के लिए। और वो जो पत्र था, उस पत्र में लिंकन साहब क्या लिखते हैं? उसमें लिंकन साहब लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ली के निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वो हमारी मुट्ठी में था, उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो सकता था, परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलेगा। जब आप सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के पार सुरक्षित पहुंच चुका है? और ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है। मुझे नहीं लगता कि अब आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। ये पत्र अब्राहम लिंकन ने अपने कमांडर को लिखा और आप जानते हैं कि उस कमांडर को इस पत्र के पढ़ने के बाद कैसा लगा? जानना चाहते हैं? यस, जानना चाहते हैं। ये पत्र जो है उस कमांडर को कभी मिला ही नहीं। ये पत्र अब्राहम लिंकन ने लिख तो दिया, ये उसके दिमाग में विचार तो आए, लेकिन इसको कभी पोस्ट नहीं किया गया, ये भेजा ही नहीं गया। क्योंकि इस पत्र के भेजने के साथ में क्या हासिल हो जाता? क्या वो स्थितियां लौट के आ सकती थी? क्या वो स्थितियां दोबारा से लौट के आ सकती थी? अगर वो लौट के नहीं आ सकती थी तो उसके बारे में दोबारा से आलोचना करना और उस बेहतरीन कमांडर को खो देना, ये कहाँ की बुद्धिमता है। अक्सर जब हमारी टीम से, हमारे डाउन लाइन से, हमारी अप लाइन से, हमारी क्रॉस लाइन से कभी कभी इस प्रकार की गलती और कोई भूल हो जाती है, तो हमारे मन में भी लिंकन साहब की तरह से दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अब उसको बुला के ऐसा बोलता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। वो स्थिति तो निकल चुकी है ना साहब, वो तो हो चुका है। अब उसकी आलोचना और खंडन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और वो जो आपका एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर था, भविष्य का स्टार रूबी था, वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा। इसी तरह से होता है, हम लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर आलोचना के माध्यम से खो देते हैं। हमें आगे से ऐसा कोई भी वाकया
नहीं दोहराना है। क्यों? क्योंकि आलोचना से कभी भी कोई नहीं सुधरता। ये बात ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, दिलो दिमाग के अंदर फीड कर लीजिए। आलोचना से कभी भी कोई नहीं सुधरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना का दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है कि ये उत्साह को कम कर देती है। उत्साह को कम कर देती है। उत्साह इस बिजनेस का सबसे जरूरी कंटेंट, सबसे जरूरी कंटेंट। उत्साह के बिना ये बिजनेस नहीं चलता। उत्साह होगा तो सामने वालों में, कहते हैं कि कभी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता। आप आरसीएम बिजनेस का प्लान किसी को दिखाने जा रहे हैं, आरसीएम बिजनेस कोई आदमी ज्वाइन नहीं करता, वो आपके उत्साह को ज्वाइन करता है। वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है, वो हमारे उत्साह को खरीदता है। ये एंथुजियाज्म है जो लोगों में ट्रांसफर हो जाता है, तो लोग उस चीज़ को यस बोल देते हैं। लेकिन यदि आलोचनाएं अगर हमने अपनी आदत बना ली है, आलोचनाएं करना हम अपना अधिकार समझते हैं, लोगों के जो बुराई कमियां हैं उनको निकालना हम अपना अधिकार समझते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक गंभीर अंधेरे रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं। सुरंग की दीवारों के ऊपर सर टकरा टकरा कर हमारा सर लहूलुहान हो जाएगा और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। आलोचना से लोगों का उत्साह खत्म हो जाता है और उत्साह के बिना कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। कल भी मैंने एक कोटेशन आपको बताई थी ये, कि मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। सबसे पूंजी, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात जहां तक मेरा ध्यान है एक बहुत बड़े पूंजीपति जो अरबों खरबों रुपए जिन्होंने कमाए, ये बात वो आदमी बोल रहा है। जो आदमी अरबों खरबों रुपए कमाता है वो आदमी ये बोल रहा है कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने की कला है। मैं प्रोत्साहना और सराहना के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। लोग कभी भी आलोचना के माध्यम से काम नहीं करने वाले। बड़ा काम तो छोड़ दीजिए, छोटा काम भी नहीं करने वाले, छोटे छोटे स्टेप भी नहीं उठाने वाले। तो हमें ध्यान रखना है कि ये आलोचना जो है उत्साह को कम कर देती है। नंबर 3, हमें आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं कि जानवर भी पुरस्कार देने पर ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश आते हैं। जानवर भी पुरस्कार देने पर ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश आते हैं साहब। अगर ये बात जानवरों के बारे में सही है तो इंसानों के बारे में तो और भी ज़्यादा सही है। आपने देखा होगा कि जिस जानवर को डंडे से कंट्रोल करते हैं वो ढंग से पेश नहीं आता है। जिस जानवर को प्यार से कंट्रोल करते हैं, पुचकारते हैं, थपथपाते हैं, उसको लाड लड़ाते हैं, वो जानवर अच्छे तरीके से पेश आता है। लेकिन जिस जानवर को डंडे से, मारपीट से, धमका के आप पेश आते हैं, वो जानवर आपसे ढंग से पेश नहीं आता है। तो अगर ये बात माय डियर फ्रेंड्स जानवरों के बारे में सही है तो इंसानों के बारे में तो शायद और भी ज़्यादा सही होनी चाहिए। जानवर तो कहते हैं दिमाग नहीं होता उनमें, इंसानों में तो दिमाग है। तो आलोचना से क्या होगा? आलोचना से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, केवल और केवल प्रशंसा से हासिल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और बात इसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूं, क्यों नहीं हमें आलोचना करनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दिमाग है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है। आप इस पुस्तक को इस तरफ से देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है लोक व्यवहार। अगर मैं अपनी आंखों के सामने इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे वो जो पीछे लिखा हुआ है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आप कहेंगे नहीं यहाँ लोक व्यवहार है, मैं कहूँगा नहीं यहाँ तो पेज नंबर 2 है, लोगों के साथ अचूक व्यवहार करने का अचूक रहस्य लिखा हुआ है। आप कहेंगे नहीं नहीं लोक व्यवहार लिखा हुआ है, मैं कहूँगा नहीं कुछ और लिखा हुआ है। अब बताइए कौन सही है? कौन सही है? दोनों सही हैं।
आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। वो नज़रिया उनके बचपन में जो घटनाएं हुई हैं, उनको जो एजुकेशन मिली है, उनका जो माहौल है, उसकी वजह से वो नज़रिया तैयार हुआ है, सालों में तैयार हुआ है, बरसों लगे। और हम चाहते हैं कि उसका नज़रिया अचानक एकाएक हमसे मैच करे। कैसे मैच करेगा? समय लगेगा। तो लोगों का नज़रिया होता है, लोगों के नज़रिए से देखें कि लोग क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम लोगों के नज़रिए से देखेंगे तो हमें बातें समझ में आ जाएंगी। हमें समझ में क्यों नहीं आती? कोई आदमी पर्टिकुलर तरीके से जब व्यवहार करता है, वो बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम उसके नज़रिए से देख नहीं रहे हैं। कहते हैं कि सामने वाले के जूते में पैर रख कर देखें कि उसको कैसा फील होता है। उसके अंदर कील है और हम कहते नहीं नहीं जूता पहनना चाहिए, जूता तो बहुत अच्छा है। हमें पता ही नहीं है कि उस जूते के अंदर कील लगी हुई है और वो उसको चुभती है। तो जब तक हम सामने वाले की नज़रिए से नहीं देखेंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि क्या होता है। और आगे हम बात करते हैं सराहे जाने की लालसा। ये जो कंटेंट है ना साहब, सराहे जाने की लालसा, ये दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक अध्ययन हुआ इसके बारे में, एक नहीं सैकड़ों अध्ययन हो चुके हैं। सैकड़ों अध्ययन हो चुके हैं कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी भूख है, सबसे बड़ी जो भूख है वो है सराहे जाने की भूख, सराहे जाने की लालसा। आदमी इस बात के लिए कि लोग उसको सराहें, इस बात के लिए ही तो वो अच्छी नौकरी पाना चाहता है, इस बात के लिए ही तो वो अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, इस बात के लिए ही तो वो बड़ी गाड़ी खरीदता है, इस बात के लिए ही तो इंसान बड़ा मकान बनवाता है, इस बात के लिए ही तो लोग दान और पुण्य करते हैं, इस बात के लिए ही तो बिरला जी ने बिरला मंदिर बनवा दिया, इस बात के लिए ही तो लोगों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा दिए। क्यों? किस लिए? उनके पास पैसा और लोग कम है क्या? सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके अंदर एक भूख है, सबके अंदर एक भूख है, सराहे जाने की लालसा। और ये लालसा नीचे से लेके जो आदमी बहुत आप जिसको पैसे के मामले में अगर हम बात करते हैं कि एक मजदूर आदमी के अंदर भी ये लालसा है और एक प्रधानमंत्री के अंदर भी ये लालसा है। हर आदमी के अंदर ये लालसा है, ये जन्मजात है, ये मूलभूत कंटेंट है। अगर हम इस सराहे जाने की जगह ये दूसरा कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो लोग कभी भी हमारे पास नहीं आने वाले हैं, लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। पंडित जी एक बात बोलते थे कि इस बिज़नेस के अंदर लोग जो है आरसीएम बिज़नेस को कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। आरसीएम बिज़नेस को कभी भी लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, लोग लोगों को छोड़ जाते हैं। दो चीज़ें हैं आरसीएम बिज़नेस में। पहली बात कि लोग आरसीएम बिज़नेस ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग हमें ज्वाइन करते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। और दूसरी बात, लोग आरसीएम बिज़नेस को छोड़ के नहीं जाते, लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। दो चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये बात बहुत गज़ब की है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम अगर इस बात को समझ पाएँ कि सबसे पहली चीज़, लोग किसको ज्वाइन करते हैं? लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं साहब? आरसीएम को ज्वाइन करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। और लोग आरसीएम को छोड़ जाते हैं क्या? कभी भी नहीं। लोग लोगों को छोड़ जाते हैं। किस लिए? इसलिए कि यदि लोग आलोचना करते हैं, दो चीजें हैं, एक है आलोचना और दूसरी है सराहना। अब आप चुन लीजिए कि आप आलोचना को चाहेंगे या सराहना को चाहेंगे। आप आगे से जो काम करेंगे ज़िंदगी में, आप आगे जब बढ़ना चाहेंगे, आरसीएम बिजनेस जब आप करेंगे तो दो चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ कि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, ये ध्यान में रखें, और लोग लोगों को छोड़ जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को उठाएंगे तो लोग छोड़ जाएंगे। आलोचना का इस्तेमाल करेंगे तो लोग छोड़ जाएंगे, आप सराहना का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। कौन सा कंटेंट आप चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि ना लोग आपके साथ में रहें,
लोग आपको छोड़ के ना जाए, आपकी टीम को छोड़ के ना जाएं, आप आगे बढ़ें और नए नए लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएं। बड़ी सी आपकी टीम हो, 1000, 2000, 5, 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ों लोगों की आपकी टीम हो, तो आज के बाद इस कंटेंट का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, चाहे आप कितने भी सही हो साहब। ये बात छोड़ दीजिए कि नहीं नहीं सर मैं तो बिल्कुल सही था, सामने वाला बिल्कुल गलत था। ओके, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर भी उस आलोचना के करने से मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, लोग छोड़ जाएंगे बिजनेस को। क्या आप चाहते हैं कि छोड़ जाए? क्यों ना हम प्रोत्साहन और प्रशंसा और सराहना का इस्तेमाल करें। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को इस बिजनेस में टिका के रखना। आपका मुख्य उद्देश्य है इस बिजनेस में आगे बढ़ना, डायमंड बनना, स्टार डायमंड बनना। और वो कब बनेंगे? जब लोग हमारे पास होंगे। तो ये कंटेंट को हम क्यों इस्तेमाल करें? हम क्यों किसी आदमी को ये कहें कि तू कुछ नहीं कर सकता? इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन जो है, देखिए शब्दों का कितना फ़र्क पड़ता है। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन में जिस स्कूल में जाते थे, उस स्कूल में पढ़ने के लिए जब वो जाते थे तो वो थॉमस एल्वा एडिसन उतने बढ़िया होशियार नहीं थे, उनको बहुत सा अच्छे से पढ़ना नहीं आता था। तो उनका जो टीचर था, उस टीचर ने, जो हेड टीचर था, उसको स्कूल से निकाल दिया और उन्होंने एक पत्र लिख के थॉमस एल्वा एडिसन की कॉपी के अंदर डाल दिया और उसको कहा कि बेटा ये पत्र ले जाके अपनी माँ को दिखा देना और कल से तुम्हें स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पत्र जब जाके उसने, क्योंकि अब एडिसन साहब उस वक्त तक पढ़ना भी नहीं सीखे थे, उन्हें पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, वो उस पत्र को पढ़ ही नहीं सकते थे। वो पत्र ले जाके जब उन्होंने अपनी माँ को दिया और उसकी माँ ने उस पत्र को पढ़ा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते उस बच्चे ने पूछा कि माँ क्या लिखा है इस पत्र में, क्या लिखा है इस पत्र में, आप रो क्यों रही हैं? तो जो एडिसन साहब की माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा जो है ये बहुत होशियार है, इसके पास बहुत तेज़ बुद्धि है और इतने होशियार और इतने अक्लमंद बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के अंदर बेहतरीन टीचर नहीं है, बेहतरीन अध्यापक नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाएं, क्योंकि इसके लेवल की एजुकेशन हमारे पास नहीं है। ये पत्र वहीं पे बंद हो गया, ये पत्र रख दिया गया। और जब एडिसन साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे, उस वक्त उनके सामने एक अलमारी के अंदर कुछ किताबें रखी थी। जब वो किताबें उन्होंने निकाली और उन किताबों के अंदर वो पुराना पत्र, वर्षों पुराना पत्र जब एडिसन साहब को मिला, तो जानते हैं उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में प्रिंसिपल ने लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, आपका बच्चा बेवकूफ़ है और इस तरह के बेवकूफ़ बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसलिए हम इस बच्चे को निकाल रहे हैं, इस बच्चे को कल से स्कूल में ना भेजें। वही मंदबुद्धि बच्चा एक माँ के सराहना भरे शब्दों की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। हजारों आविष्कार उसने कर दिए। ये बल्ब जिसकी रोशनी में हम बैठे हैं, उस व्यक्ति ने निर्माण किया, वो हजारों बार फेल हुआ लेकिन बल्ब का निर्माण किया। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोत्साहन और सराहना भरे शब्दों से एक जिस बच्चे को दुनिया बेवकूफ़ और कम अक्ल वाला मानती थी, उसको भी यदि साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनाया जा सकता है, तो क्या आप और हम प्रोत्साहना और सराहना भरे शब्दों से आरसीएम बिजनेस में जुड़ने वाले हर व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, डायमंड, स्टार डायमंड की तरफ नहीं पहुंचा सकते? क्या पहुंचा सकते हैं, लेकिन आलोचना की बजाय केवल और केवल सराहना भरे शब्दों का इस्तेमाल करना है। आपको लग सकता है कि इससे नुकसान होगा, यस, आपको लग सकता है कि अगर मैंने आलोचना नहीं की, उसको डराया और धमकाया नहीं, तो इससे नुकसान होगा। जो नुकसान होगा, जो आपको लगता है, वो टेम्परेरी होगा, माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, वो टेम्परेरी होगा।
जो रिकवर किया जा सकता है, जो भविष्य में रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि लोग हमारे पास बचेंगे तभी तो वो उनमें सुधार हो पाएगा ना साहब। अगर आलोचना करने से लोगों ने बिजनेस ही छोड़ दिया तो फिर क्या फ़ायदा है उस आलोचना करने का? फिर सुधार किस में करना चाहेंगे हम? बचेगा कौन? हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का विशेष रूप से ख्याल करें कि हमें आलोचना बिल्कुल नहीं करनी है। और ये टॉपिक जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक की जो बची हुई बातें, खंडन और शिकायत के बारे में हम कल बात करेंगे। और लास्ट में मैं एक हरियाणवी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हरियाणवी एक मुहावरा कहावत है कि एक बार एक जो है चूड़ी बेचने वाला मनियार चूड़ी बेचने के लिए गठरी लिए जा रहा था, और उस गठरी के अंदर एक हरियाणवी ताऊ जो था उसने उसके अंदर ये कहते हैं लाठी डंडे की खोद मार के उससे पूछा कि भाई के ले रहा है? तो वो जो चूड़ी बेचने वाला था उसने कहा, ताऊ एक खोद और मार दे, कुछ नहीं ले रहा। तो भाई ऐसा ही होता है कि आलोचना जो है इतनी खतरनाक है कि एक खोद मार दी और एक और अगर मार दी तो कुछ नहीं बचता। तो भाई साहब, माय डियर फ्रेंड्स, आलोचना की दो डंडे लगते ही लोग छोड़ के भाग जाते हैं। एक बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन दूसरा उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और तीसरा तो बर्दाश्त करते ही नहीं है। तो आलोचना की बजाय प्रोत्साहन और सराहना भरे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर हमारी बातचीत पसंद आई हो तो कृपया इस किताब का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1, अगर शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खियों के छत्ते पर लात ना मारें, इसको पढ़ें, इसके ऊपर मनन करें, क्योंकि ये चैप्टर मुझे आसानी से समझ में नहीं आया था। ये हो सकता है इसको समझने में 1 साल लगे। ये बहुत 10-20 पेज हैं, ये 35 से लेके 53 पेज हैं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, कल सुबह फिर मिलते हैं ठीक 6:30 बजे। आपको बातें पसंद आ रही हैं, ठीक लगता है तो भाई साहब इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 90 दिन का ये कोर्स चल रहा है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।